अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देखिए, हम किसी राजनीतिक मुद्दे पे तो अभी बात इतना नहीं करेंगे। राजनीति तो राजनीति करने वाले करेंगे। हम तो सामाजिक मुद्दे में विश्वास करते हैं और सामाजिकता पर ही बात करेंगे कि हमारा समाज में जो कमियां अभी तक भी रह गई है वो कैसे और ठीक होगा। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, फिर हो सकता है आगे चल के कांग्रेस आए या फिर बीजेपी आए या कोई अन्य दल आए, सब तो इसी समाज को एक सही दिशा देने के लिए आते हैं। हम लोग केवल उनकी समीक्षा करते हैं। अभी वर्तमान समय में जो समाज को चाहिए आप हम सभी जानते हैं। यहां की भारत देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसमें से रोजगार की समस्या प्रमुख है। लोगों को रोजगार अभी भी नहीं है। शिक्षा का उच्च स्तर, शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन, जो विश्व स्तरीय शिक्षा है, उसकी कमी हमारे यहाँ है। लोग इतने ज्यादा पॉलिटिकल राजनीतिक हो गए हैं कि शिक्षा का स्तर खास करके बिहार का उठाने के लिए या नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कोई भी सरकार आगे नहीं हो रही। तो हम सभी जनमानस को तो ये सोचना चाहिए सबसे पहले कि जो इस स्तर को उठाएगा, कम से हमारे पड़ोसी चाइना में, जापान में जिस तरह की शिक्षा सरकार दे रही है, वो शिक्षा क्या हमारे बिहार में नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सरकार चाहेगी तो 1 महीना के मेहनत से रोड मैप बना करके उच्च स्तरीय ग्लोबल शिक्षा जनता को दे सकती है, बच्चों को दे सकती है, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। अभी भी वही चल रहा है। पूरे बिहार में प्राइवेट स्कूल के तरफ लोगों का रुख हो चुका है, आप सभी जानते हैं। वहां पर भी केवल एकेडमिक ज्ञान ही दी जाती है। किसी भी प्रकार का टेक्निकल शिक्षा का सुविधा वहां भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सरकार दिशाहीन है। सरकार इस मामले में कुछ नहीं सोच रही है। आज कुछ नई शिक्षा नीति लाने वाले सरकार में तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने बात किया था जन स्वराज वालों ने कि हम देंगे, लेकिन हम लोग तो उसको लाए ही नहीं, तो अब वो क्या देंगे? अब तो आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आप एक थोड़ा सा थिंक करिए कि अभी हमारे यहाँ आज करीब 30 सालों से देख रहे हैं कि लोग एमएससी, बीएससी या आईएम, बीकॉम पास करके, यहां तक कि इंजीनियरिंग पास करके, बीटेक कर करके वो अपने गांव में आकर के खेतीबाड़ी करने पर या गांव में आके परिवार के ऊपर बोझ बनने का काम कर रहे हैं। ये शिक्षा नीति क्या जरूरी है? नहीं। अभी अभी हाल में जो 10,000 रुपया लोगों को दिया गया था चुनाव से पहले, आप 10,000 रुपया दे दिए, लेकिन उससे पहले कोई रोड मैप तैयार ही नहीं है कि उस 10,000 को क्या करना है।
कोई कहता है कि वो 10,000 माफ हो जाएगा, फिर उसके बाद 1,90,000 और मिलेगा जो लोन मिलेगा, महिला स्वरोजगार योजना के तहत मिलेगा। हमको बताइए कि महिला स्वरोजगार योजना में 1,90,000 आप दीजिएगा तो उससे पहले कुछ ट्रेनिंग भी तो दीजिएगा कि लोग उस पैसे के क्या करेंगे। सिलाई मशीन खरीदेंगे, वो चलाएंगे, या मत्स्य पालन करेंगे, पशुपालन करेंगे, या अन्य तरह के कोई ट्रेडिंग का काम करेंगे। तो उसका एक रोड मैप बन के लोगों को एक टीम बना के शिक्षा तो दीजिए पहले, तब पैसा दीजिएगा, ताकि उस पैसा का सदुपयोग करके वो अपना स्वरोजगार कर सके। मेरे मन में ये बात आती रहती थी, इसलिए मैं आज रख रहा हूं इस मंच से। साथ ही अगर हम लोग क्लास 1 से ही बच्चों को आधा एकेडमिक शिक्षा और आधा टेक्निकल शिक्षा देना शुरू कर दें, तो क्या आपको लगता है कि 10th पास भी अगर कर लिया तो वो किसी सरकार से रोजगार मांगने नहीं जाएगा, वो खुद ही रोजगार कर लेगा। केवल शिक्षा नीति बदलने की जरूरत है। अगर शिक्षा नीति बदल दिया सरकार, तो वो 10वीं पास करते करते 50% जो एकेडमिक की पढ़ाई करेंगे, जो इतिहास, भूगोल, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी करेंगे, और आधा पढ़ाई करेंगे टेक्निकल शिक्षा की। मोबाइल कैसे बनाना है, कंप्यूटर कैसे जोड़ना है, कंप्यूटर पार्ट्स कैसे बनाना है, मोबाइल पार्ट्स कैसे बनाना है, तमाम अनेक तरह की जो यूटिलिटी है उसको कैसे तैयार करना है। अगर इस तरह की शिक्षा बचपन से दिया जाए तो क्या हमारा भारत चाइना नहीं बन सकता है। आज जो हम लोग कहते हैं कि चाइना भी एक महाशक्ति उभर के आई है जो सीधे अमेरिका से टक्कर ले सकती है, तो क्या खाली मीडिया में बोल देने से टक्कर ले लीजिएगा। जिस दिन युद्ध छिड़ गई चाइना से, उस दिन क्या बोलने से काम हो जाएगा? या समाज का जब तक मजबूती से विकास नहीं होगा, हमारे युद्ध में क्या होता है, युद्ध में 6 महीने तक चले, 2 साल तक चले, सरकार डिस्टर्ब रहती है, उस देश की जनता अगर अपने पैरों पे खड़ी रहती है तो युद्ध आसानी से लड़ा जाता है। नहीं तो उधर युद्ध होगा, इधर जो है लोग खाने को मोहताज हो जाएगा, आपस में जो है गृह युद्ध हो जाएगा। तो समय रहते हुए, सरकार को अभी बहुत समय है, समय रहते हुए ऐसा माहौल तैयार करिए, ऐसा शिक्षा नीति बहाल करिए ताकि हमारे देश के बच्चे कोई बेरोजगार न बैठे। आज के 21वीं सदी में ये बहुत खराब लगता है। सरकार तो बहुत सारे मुद्दे पे बात करती है कि जनसंख्या सुधारेंगे, शिक्षा सुधारेंगे, आप जो भी करिए, लेकिन इंसान के लिए, एक इंसान का आजकल 65 से 70 बरस एवरेज उम्र है। आप कम से कम कॉलेज जाते जाते उसको रोजगार तो ऐसा व्यवस्था करिए कि वो खुद रोजगार करने लगे, आपसे रोजगार नहीं मांगे। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि पूरे बिहार में अभी तक में सरकार के द्वारा केवल 14 लाख रोजगार दिया गया। तो 14 लाख तो हम अगर जोड़ेंगे तो हमारा ये सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में ही पूरा नहीं हो पाएगा, तो बाकी बिहार के लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो किसी भी सरकार, कोई भी अगर चुनाव में बोलती है या सोशल मीडिया में कि प्रिंट मीडिया में कहती है कि हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, तो हम 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, तो आप समझिए वो की बात जो है एक जुमला के तरह ही है। क्योंकि जब इतने सालों से बिहार सरकार 14 लाख सरकारी नौकरी दे पाई है, तो हमारे ये बिहार के 12-13 करोड़ लोगों का क्या होगा?
एकमात्र रास्ता है शिक्षा नीति बदलने का, उस पर अमल करने का, रोड मैप बना के ट्रेनिंग देने का, और बच्चों को बचपन से ही टेक्निकल 50% टेक्निकल शिक्षा और 50% एकेडमिक शिक्षा चाहिए। ऐसी स्थिति आने पर जरूर सुधार होगा। सभी हम जनता का काम है कि हम अपने नेताओं से इस चीज की मांग करें कि वो आगे जाके इस बात को रखें, ताकि ये चीज देश लेवल पर एक ना एक दिन अप्लाई हो सके, और इसको अप्लाई होते ही हमारे लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे और हम भी एक मजबूत देश कहलाएंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से अनुपम जी का स्वागत करते हैं कि आगे चल के कांग्रेस में आप आगे बढ़ें। यही इच्छा है, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, बैठे हैं। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर कासिम पैगाम साहब से गुजारिश करूंगा कि चंद शब्दों में आप हमारे बीच आए हुए अनुपम भाई का खैर मकदम करते हुए तो अपनी बातों को रखें। थैंक यू अनुपम जी, यहाँ आने के लिए आपसे हम लोगों को बहुत उम्मीद थी। मैं सबसे पहले 2-3 सेंटेंस इस चीज पे बोलूंगा कि मेरी मुलाकात जो अनुपम जी से हुई थी, मैंने इनका नाम तो बहुत सुना था, लेकिन हम लोग जो यूथ है, खास करके हम डॉक्टर फील्ड से आते हैं, तो हम लोग को एक ऐसा नेता, एक ऐसा विजन चाहिए जो कि यहाँ की यूथ को आगे बढ़ाए। क्योंकि सर, मैंने जो यहाँ की यूथ को देखा है, उसको विजन की कमी है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरह का बात करे, झंडा हाथ में दे, वो भीड़ के साथ चला जाता है। चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मैंने डॉक्टर्स में भी ऐसा देखा है, जो एक नैरेटिव कोई भी पार्टी सेट करती है, वो उसके पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, और सबसे जरूरी चीज विजन नहीं है इंडिया के लिए। तो जो हमारी टीम है, मैं हुआ, मनीष हुआ, अजूबा हुआ, रुमान हुआ, अंसारुल वालों, ये लोग जो हुए, इन लोगों के बीच में एक डिस्कशन चल रहा था कि हम लोगों को कोई एक ऐसा नेता चाहिए जो कि एक विजन के साथ आगे बढ़े, एक डेवलपमेंट, जो हमारे चेयरमैन सर जो कहे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी उसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जो सर यहाँ यूथ है, उस यूथ के लिए एक विजन चाहिए हम लोगों को, जो कि मैंने आपके बारे में सुना, जो ललित जी है, ये आपके बारे में मुझे बताएं, इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि आप आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं, आंदोलन से आप ऊपर उठे हैं, आपके पास इंडिया के लिए एक विजन है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। और जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया, उसके बाद जो आपका एक स्वभाव, आपका जो हम लोगों के इधर बोला जाता है इखलाक आपका जो मैंने देखा, तो मैं यहाँ मेरे मामा जो भी मेरे हैं यहाँ पर, मेरे पापा, इन सबको मैंने बताया, तो वो लोग बोले कि हाँ, मतलब कि आपके बारे में उन्होंने बोला कि उनको बुलाया जाए, आगे किया जाए बात। तो मैं सर आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग आपके साथ हैं, जितने भी यहाँ पे वो सब आपके साथ हैं और आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन हम लोगों को, यहाँ के यूथ को एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं, वो ज्यादातर पेशेंट्स जो है वो ड्यू टू मतलब कि लेक ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से मारे जाते हैं या फिर बीमार होते हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ के एजुकेशन, यहाँ के यूथ हेल्थ सिस्टम पर, और जो वो यहाँ एक भाईचारा है, बिना भाईचारे के इंडिया तो कुछ भी नहीं है, विदाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस चीज को हम लोग मानते हैं। तो उस चीज को लेके आप आगे बढ़े, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग गली गली, मोहल्ला मोहल्ला आपके लिए जुड़ेंगे, आपके लिए काम करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और आपकी रिक्वेस्ट, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसी आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़े। थैंक यू। और मैं अब बिना वक्त गंवाए हम सीधे अनुपम जी से दरखास्त करते हैं कि आप नेट संभालें और यहाँ जिन जिन चीजों के बारे में आपको जानकारी दी गई उस पर अपनी जानकारी दें। हमारे चेयरमैन साहब कह रहे थे कि कैसे हिंदुस्तान या बिहार का डेवलप हो, कैसे यहाँ का यूथ आगे बढ़े। सवाल है कि सरकार को तो मंदिर मस्जिद से छुट्टियां नहीं है,
सरकार को तो हिंदू मुसलमान से छुट्टियां नहीं है। कुआं खोदवाने से, मंदिर खोदवाने से, मंदिर गिरा तो यूथ के बारे में क्या सरकार सोचेगी? ये जो चीज अभी अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। इस 11 साल में कुछ नहीं हुआ, मुल्क नीचे धस गया है। आइए अनुपम जी, आप अपने ख्याल का इजहार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोग जिस प्यार मोहब्बत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अभी हम ये सारी बातें करेंगे जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, लेकिन उससे पहले ये जरूर कहना चाहते हैं कि सब मुद्दों की बात करते हुए भी जब तक आप जिनके लिए लड़ने की सोचते हैं उनका अपनापन, लगाव, जुड़ाव न हो, तो बहुत विजन होने के बाद भी, बहुत समझ होने के बाद भी बड़ा बदलाव नहीं आता है। तो ये तो आधार है, ये जो हमको आप लोगों से ही नहीं और सिर्फ सुपौल जिले में ही नहीं, हम लोग जब कोसी महापंचायत किए, क्षेत्र के अभिशापों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिए, तो पूरे कोसी के तीनों जिले से, यहां तक कि समझिए कि खगड़िया से भी, मधेपुरा से भी, सहरसा से भी, सब जगह से कितने ऐसे लोग हमसे रोज बात करते हैं जो हमसे कभी शारीरिक रूप से सामने से मिले नहीं है, मुखातिब नहीं हुए हैं, लेकिन बिना मिले एक कनेक्ट है। तो वो जो कनेक्ट है, वो उसका कोई तोड़ टक्कर नहीं हो सकता। और बाकी सारा काम जो दूरगामी काम होगा, उसका आधार और उसका बेस यही कनेक्ट है, यही अपनापन है, यही जुड़ाव है। और वो जुड़ाव आप लोगों के अंदर भी है मेरे प्रति। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। देखिए, हमसे पहले चेयरमैन साहब ने, मनोज जी ने, डॉक्टर काशिफ ने और सभी लोगों ने जो बात की है, दो तरह की बात है, ध्यान से समझिए। मनोज जी ने बड़ा जोर दिया कि राजनीति की बात नहीं करनी है, सामाजिक बात करना है। कुछ लोगों ने बिल्कुल शुद्ध रूप से कांग्रेस की बात, राजनीति की बात की। अब हम चाहते हैं कि मेरी बात को आप लोग समझें, और अगर लगता है कि ये कुतर्क कर रहा है अनुपम, तो बीच में टोक दीजिए। हम उस सिद्धांत के आदमी हैं, हम बहुत प्रोटोकॉलवादी आदमी नहीं है कि इस कार्यक्रम में आप हमको आमंत्रित किए हैं तो हम कुछ भी बोलेंगे उल जलूल, उसको आप स्वीकार करके सुन के चले जाइए। एकदम बीच में हाथ उठा के टोक दीजिएगा कि ये बात आपका गलत है, तथ्यात्मक रूप से गलत है या तार्किक रूप से गलत है। इन दोनों में कुछ भी गड़बड़ लगता है तो फिर संवाद करके हम लोग, या तो आपका बात हम मान जाएंगे या फिर मेरा बात आप मान जाइए, यही तो होगा ना। या फिर दोनों सहमत हो जाएंगे कि चलिए हम दोनों अलग अलग बात मानेंगे, खुशी खुशी जिएंगे। यही तीन चीज हो सकता है, लेकिन बिना संवाद के नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि मन में डाउट रह जाए। हम बहुत संवादवादी आदमी हैं, और क्योंकि आज जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, आज जिस दौर में हम लोग राजनीति कर रहे हैं, ललित जी, आज जिस दौर में हम लोग राजनीति कर रहे हैं, ये दौर ही संवाद विरोधी दौर है। एक पार्टी का नेता, एक पार्टी का कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के नेता कार्यकर्ता से संवाद नहीं कर पा रहा है। नेता कार्यकर्ता को छोड़िए, जो वोटर है, और वोटर छोड़िए, डॉक्टर साहब है अगर, डॉक्टर काशिफ, तो इनकी टीम में अगर किसी दूसरी विचारधारा, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने वाला कोई दूसरा डॉक्टर भी होगा, तो हो सकता है कि साथ में उठना बैठना ना होता हो। ऐसा दौर बना दिया गया है। दो टीचर हैं अगर, एक फलाने पार्टी के सपोर्टर है, दूसरे पार्टी, उसका जीवन पे और समाज पे असर पड़ा है राजनीति का। आप कैसे राजनीति को अछूता और काट कर सिर्फ समाज की बात कर सकते हैं? समाज की बात राजनीति से डिस्कनेक्टेड है ही नहीं। बहुत मूलभूत बात है जो हम कह रहे हैं। इस मूलभूत बात को समझे बिना समाधान हो ही नहीं सकता।
डिस्कनेक्टेड नहीं है, कटा हुआ नहीं है कि पॉलिटिक्स कुछ अलग है, सोसाइटी कुछ अलग है। जैसे मेरे जैसा आदमी ये बात कह रहा है जो पिछले 10 साल से किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था, हमको 1 साल हुआ है कांग्रेस पार्टी में आए हुए। हमको अभी भी एक इंटरव्यू आया होगा, आप लोग देखिएगा, 1 घंटा तक 2 पत्रकार बैठ के दिल्ली में रिकॉर्डिंग हुआ, हमसे यही पूछ रहा है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता थे, देश भर में आंदोलन करने थे, आप पार्टी में काहे चले गए? आपको तो मतलब इसका मतलब यही काम इसलिए कर रहे थे कि आपको नेता बनना है, चुनाव लड़ना है। सबके मन में यही सवाल होता है। देखिएगा तो मौका मिलेगा तो उस इंटरव्यू में ये सब बात भी हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि चलिए हम शुरू यहीं से करते हैं, सिर्फ शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, रोजगार की बात, किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, कोई राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरा एक बात आप समझिए, इस देश में जो पढ़ाई, कमाई, दवाई का नारा लेके बहुत सारा पार्टी का बहुत नेता घूम रहा है, आप थोड़ा गूगल करिएगा, सबके हाथ में फोन है, सर्च करिएगा कि ये नारा को कौन किया, मतलब इस नारे को सबसे पहली बार कौन ये नारा दिया। यही युवा हल्ला बोल आंदोलन में हमने ही, हमारा ही दिया हुआ ये नारा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर, पढ़ाई, कमाई, दवाई के लिए राजनीति होना चाहिए, काम होना चाहिए। ये आज नहीं, आज से कई वर्षों पहले से हमारा पूरा अभियान शुरू हुआ। बाद में कई पार्टी के लोग इसको उठाने लगे, कहने लगे। हमको खुशी हुआ, ये कोई चोरी डकैती तो नहीं है, खुशी होता है इसको लेकर कि आपका जो एजेंडा है कोई दूसरा पार्टी उठा रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि एजेंडा फैले हमारा। लेकिन हम पढ़ाई, कमाई, दवाई की बात आपसे करते रहे, लेकिन हम तो एक लोकतंत्र में रहते हैं ना, जहां लंबा परिवर्तन सत्ता के जरिए होता है। हम आंदोलन के आदमी हैं। हमको हर राजनीतिक पार्टी गिरोह लगता था नहीं, लगता है, आज भी लगता है। हम एकदम ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है फिर भी कह रहे हैं, समझ जाइए, इतना हिम्मत किसी को नहीं होता होगा किसी पार्टी में। हम अपने इस हिम्मत को खराब नहीं होने देंगे, यही प्रण लेकर राजनीति में आए हैं। नहीं तो किस दिन हम बदल जाएंगे हमको भी पता नहीं चलेगा। हमको हर पॉलिटिकल पार्टी गिरोह की तरह लगता था, इसीलिए किसी पार्टी में शामिल नहीं होते थे। हमको लोकसभा चुनाव तक लड़ने के लिए राष्ट्रीय पार्टियों का टिकट तक दिया गया, तब भी हम पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे। हमारी राजनीति का अर्थ कभी ये नहीं रहा है कि खाली चुनाव लड़ना, जीतना, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनना, खाली इसी को राजनीति नहीं कहते हैं। हमारा राजनीति का परिभाषा ही अलग रहा है। हम उसको जिए हैं, उसके लिए संघर्ष किए हैं, उसके लिए हर तरह का प्रताड़ना झेले हैं। यूएपीए का नोटिस आया है, तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, केस मुकदमा तरह तरह का हो गया, सब कुछ देख लिया है। जितना डराने, धमकाने, प्रलोभन देने का काम हो सकता है, लोकल लेवल का बात नहीं कर रहे हैं हम, देश के स्तर पे वो सब डराना, धमकाना, लालच, प्रलोभन, हम सब कुछ सामना कर चुके हैं। और वो सब करते हुए बिना समझौता किए क्यों हम किसी पार्टी में आए? जब इसका हम जवाब देंगे तो आप समझ जाएंगे कि सामाजिक मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। क्या कि हम पढ़ाई, कमाई, दवाई का बात करते रहेंगे, ठीक है? हम कहेंगे कि चलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, बदलाव लाने के लिए चलिए निकलते हैं। लेकिन आप दिल पर हाथ रख के बोलिए, इस देश में कितना आदमी अभी शिक्षा के नाम पे आंदोलन होगा? तो चलिए सुपौल के गांधी मैदान में 20,000 आदमी इकट्ठा हो जाए, 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाए, और जहां दिखेगा कि मेरा जात का नेता है, ये मेरे धर्म का बात कर रहा है, तो लोग इकट्ठा होता है कि शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पे इकट्ठा होता है? बताइए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। हम कहेंगे कि हमको बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए, इसके लिए चलिए पटना के गांधी मैदान। कितना लोग चलिएगा? हम कहेंगे कि मेरे जात का जो वैभव है वो कमजोर हो रहा है, हमारा इज्जत का सवाल है, चलिए गांधी मैदान, खून खोल जाएगा सब जात। अपना जात का, अपने जात का जो चीज है उस किसी को जातिवादी नहीं लगता है, दूसरे के जात में जो बात होता है वो हमको जातिवादी लगता है। अपनी जाति में वही बात होता रहेगा, वो हमको प्रोग्रेसिव चीज लगेगा, वो हमको लगेगा कि ये हम आइडेंटिटी असर्ट कर रहे हैं, अंग्रेजी में बोला जाता है। दूसरी जाति वाला आदमी वही काम करेगा तो उसको हम कहेंगे जातिवादी। समस्या ये है कि इस समय देश के राजनीति में या लंबे समय से, आप लोग तो, आपने कई लोग डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइन से भी जुड़े लोग हैं, आप लोग जानते हैं एनेस्थीसिया क्या होता है?
जानते हैं ना एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया जानते हैं? जब दांत निकलवाने जाते हैं डॉक्टर के पास तो जो कहते हैं डॉक्टर साहब दर्द भए जेतै नीक जकाँ कनी ठीक से, तो डॉक्टर एक सुइया दे दै छै ने, पहले सुइया दे दै छै, ओकर बाद दांत निकाल दै छै, पतो नहीं चलै छै कखन निकाल लेतै की भेलै। तो सुइया दै छै जे सुइया के कारण दर्द नहीं होइ छै। वैसे ही क्या है कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, शिक्षा ना हो, स्वास्थ्य ना हो, इसका दर्द हमको महसूस ही ना हो, इसके लिए एक एनेस्थीसिया लाया गया है। वो है जात धर्म का एनेस्थीसिया। वो सुइया जो है सो सबको लगाया गया है। ऐसा लगाया गया है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में बैठा हुआ रहेगा, पढ़ा लिखा बच्चा भाई बेरोजगार है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसको उसी को सुना रहे हैं उल्टा कि कोनो कर्मक नहीं छी, तू किया तोहर नौकरी नहीं लागे छो, सब चीज है। वो कह रहा है कि नहीं हम ही बेरोजगार नहीं छी, केकरो नौकरी नहीं लग रहा है, लेकिन उसका बातें नहीं सुनिएगा और सरकार से शिकायत भी नहीं करिएगा, नेता से सवाल भी नहीं करिएगा। कहे कोई नेता जो है वो अलग तरह का एक एनेस्थीसिया लेके घूम रहा है। जहां शिकायत करिएगा तो जिस दिन वोटिंग का बात आएगा उस दिन वही जाति धर्म का एनेस्थीसिया जो है समाज को खत्म कर दिया है। अरे दर्द होगा अंदर तब न निकल के जाइएगा गांधी मैदान, दर्द खत्म कर दिया गया है। कड़वी बात है, बोलने के लिए सेमिनार वाला बात है ये सब। हम जो बात कर रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई, कमाई, दवाई, कह दीजिएगा अनुपम बहुत काबिल लड़का है, बुद्धिजीवी है, बहुत समझदार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करिएगा अनुपम के लिए। बड़ा बड़ा इसमें सेमिनार होगा, भाषण होगा, व्याख्यान होगा, कह दीजिएगा बहुत बढ़िया बात है, पढ़ल लिखल लड़का है, लेकिन ऐसा लड़का को कभी सत्ता में नहीं आने दीजिएगा। सत्ता में किसको लाइएगा? ये जैसे हमर जात देखिए, ये हमर धर्म के बात करे छे, हमर मजहब के बात करे छे, यह हमार आदमी छे। बात घूम फिर के यहीं पे आ जाएगा। सच कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं बताइए। तो ये बताइए कि खाली हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का बात करने भर से समाधान नहीं ना होगा। हमको इस देश में ऐसा राजनीति चाहिए, ऐसा राजनेता चाहिए, इस तरह का नीति निर्धारक चाहिए जो समाज को जाति धर्म के नाम पे विभाजित न करे। समाज को जाति धर्म के नाम पे विभाजित बंटवारा करने का काम अगर नहीं होना है तो कैसे होगा? समस्या क्या है? देखिए फिर से, समस्या का जड़ ये है कि हर पार्टी कोई जाति का पार्टी है, फलना पार्टी फलना जाट का पार्टी, ये पार्टी जाट का पार्टी, ये पार्टी यादव का पार्टी, ये पार्टी कुर्मी का पार्टी, ये पार्टी जो है सो जो जात गिन लीजिए उस जात का, मल्लाह का पार्टी है, ये पान का पार्टी है, इसका पार्टी है, उसका पार्टी है, ये हिंदू का पार्टी है, ये मुसलमान का पार्टी है ना? तो जब पार्टी सब जात और धर्म के हिसाब से बना है, अब पार्टी का समर्थक भी उसी के हिसाब से अलाइन हो जाएगा, मोबिलाइज हो जाएगा। हम इस जात के हैं तो हमारा ही पार्टी है, हम इस धर्म के हैं तो हमारा ही धर्म ये पार्टी है, हम खुद को हिंदू मान लिए तो हमारा हिंदू का एक तो पार्टी है, हम कह दिए कि नहीं हम तो मुसलमाने हैं पहले तो हमारा मुसलमान का एक पार्टी है, हम यादव हैं तो यादव का एक पार्टी है। जब फिक्स हो गया ये चीज, मुसलमान की कोई पार्टी नहीं है, मुसलमान की कोई पार्टी नहीं है, इस बात यही नहीं हम कहते हैं मुसलमान की कोई पार्टी इंडिया में नहीं है। मैं कहता हूँ आपकी पार्टी एक मिनट नहीं ठीक है। अच्छा देखिए है क्या कि बिल्कुल इसी तरह से हमको कई लोग कहता है कि हिंदू की पार्टी कोई नहीं है। ये एक अंग्रेजी में शब्द है काउंटर इंट्यूटिव। जल्दी हम लोगों को ये बात एक्सेप्ट ही नहीं होता है जब वो हमारे ऊपर बात हो रही होती है। यादव से पूछिए ना, बोलेगा यादव का पार्टी कोई नहीं है। हम कितने कुर्मियों से मिले हैं जो कहता है कि कुर्मी का पार्टी कोई नहीं है, एकदम साउथ बिहार में जहां से नीतीश जी आ रहे हैं, इतने साल से हुकूमत कर रहे हैं। नहीं ठीक है, हम वही कह रहे हैं कि यही इसी कन्विक्शन के साथ ये मानना बड़ा कठिन हो जाता है कई लोगों के लिए। हम घूमते हैं तो हमारे अपने जात का लोग सब कहता है कि हिंदू का पार्टी कहाँ है, कोई नहीं है हिंदू का पार्टी इस देश में। देखिए राजनीति तो हो रहा है आइडेंटिटी के नाम पे ना। जो बात जल्दी आसानी से स्वीकार करना कठिन हो जाता है और कोई भी राजनेता इस बात को बोलता नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा तो किसी न किसी को इसी तरह से दुखी कर देगा।
किसी न किसी को छिटका देगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई, कमाई, दवाई तब ना होगा जब हम अपना जात, धर्म, मजहब के पार्टी से स्वतंत्र होकर ऊपर उठे। मेरा ये मानना है। अब हम एक बात कर रहे हैं, ये सब भूमिका हम इसलिए बांधे थे क्योंकि हमको लगता है कि इस देश में एक पार्टी है, सिर्फ एक पार्टी, जो किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी धर्म मजहब की पार्टी नहीं है, और वो कांग्रेस है। वो इसलिए है, और हम बिल्कुल तथ्य के साथ, तर्क के साथ इसको साबित करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको हिंदुओं का वोट भी चाहिए, मुसलमानों का वोट भी चाहिए, जिसको दलित का वोट भी चाहिए, ब्राह्मण का वोट भी चाहिए, जिसको अगड़ा का वोट भी चाहिए, पिछड़ा का वोट भी चाहिए। अब समाज में जब जब विभाजन होगा तब तब सबसे ज्यादा किसी पार्टी का नुकसान हुआ है तो वो है कांग्रेस पार्टी। आप देख लीजिए पिछला 30 साल 40 साल में, याद कर लीजिए, वो विभाजन चाहे धर्म के नाम पे हुआ हो हमारे देश में, चाहे जाति के नाम पे हुआ हो, चाहे 89-90 के समय जो आंदोलन बीजेपी शुरू की उसके नाम पे देश में बंटवारा हुआ, चाहे मंडल कमंडल के नाम पे जो बंटवारा हुआ, जब जब विभाजन हुआ एक पार्टी जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है कांग्रेस, है ना। कांग्रेस के सफलता में ही सामाजिक सौहार्द है। कांग्रेस का राजनीतिक सफलता और समाज का एकजुटता एक ही चीज है। हम ये कहना चाहते हैं, जब जब कांग्रेस जैसी दल, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, अभी सर कह रहे थे कांग्रेस के इतिहास के बारे में बता रहे थे कि 140 साल पुरानी पार्टी, तो कांग्रेस सिर्फ एक बैनर नहीं है, एक नाम नहीं है, एक विचार है। एक विचार है जिस विचार को लेकर देश आजाद हुआ, देश का संविधान बना और उसके बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ। उस विचार को जीने वाले जो लोग हैं वही लोग इस देश में सामाजिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम एकता, जात धर्म में किसी तरह का वैमनस्य न हो वो स्थापित कर सकते हैं। तो हम कितना भी पढ़ाई लिखाई का बात करें, कितना भी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का बात करें, लेकिन अगर हमारे सत्ता में हमारा नीति निर्धारक ही ऐसा आदमी बैठा हुआ है जिसको पता है कि हमको वोट तो लेना है जात धर्म के नाम पे, तो कभी सुनवाई होगा? कभी सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए सामाजिक मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा जो है दोनों अछूता नहीं है। और हमको इस बात की खुशी है कि आप जैसे लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि हमको अगर आगे बढ़ना है, विकास करना है, अपने कौम समाज को आगे ले जाना है, तो हमको ऐसे लोगों को मजबूत करने की जरूरत है जो समाज को एकजुट करके एक साथ भाईचारे के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। भाईचारा नहीं रहेगा तो फिर कोई अर्थव्यवस्था काम आने वाला नहीं है। भाईचारा नहीं रहेगा तो कोई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कुछ नहीं होगा। तो ये जागरूकता लाना अपने समाज में, मतदाताओं में, ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम है, ज्यादा चैलेंजिंग काम है। वोट लेना तो 10-10 हजार रुपया बांट के भी वोट लिया जा सकता है, देखे है ना अभी। मतलब अरे चुनाव के बीच में नेता सब की करे, 500-1000 दे के वोट ले छे। अब जो लोग समझिए 1000-500 रुपया वोटिंग से एक दिन पहले 2 दिन पहले बांट के वोट लेता है, उसको तो हम लोग रोकने का काम करते हैं। पूरा तंत्र कहता है ना इलेक्शन कमीशन की नहीं पैसा नहीं बांट सकते हैं, प्रशासन लगा रहता है खोज करने में। यहाँ सरकारी सिस्टम से 10,000 रुपया, 100-500,000 नहीं, सीधा अकाउंट में जा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 60,000 परिवार को जा रहा है। बताइए वोटिंग को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? बेईमानी है कि नहीं है? ये बेईमानी नियम है, कानून है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी चुनाव आयोग उस कानून को नहीं मानता है। तो चुनाव आयोग तो खुद पार्टी हो गया, चुनाव आयोग तो निष्पक्ष नहीं रहा है कि नहीं? आज हो सकता है कि हमको फला पार्टी अच्छा लगता है तो हमको चुनाव आयोग का गलती नहीं दिखाई दे रहा होगा, कल को आपका पसंद का पार्टी नहीं रहेगा तब आपको खराब लगेगा। हमारे लोकतंत्र को बचाना, समाज को बचाना, विकास का बात करना, वो तो किसी भी पार्टी के समर्थक होने से ज्यादा पहले आना चाहिए, प्राथमिकता होना चाहिए।
आज हमारे मन की पार्टी रहे तो हमको चुनाव आयोग भी सही लगे, हमारे मन की पार्टी है तो सब कुछ ठीक लगे, लोकतंत्र की हत्या होने लग जाए उसमें भी कोई दिक्कत ना हो, समाज में जहर घोला जाए उसमें भी हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहर घोलने का नुकसान हमको नहीं हो रहा है, जहर घोलने का नुकसान किसी और को हो रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो घूम के किसी दिन हमारे ऊपर भी आएगा। अन्याय तो एक जगह रुकता नहीं है। बहुत मशहूर एक कहावत है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था, उसके वो जनक थे। वो बोले थे कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मतलब कहीं भी अन्याय हो रहा है अगर, तो वो हर जगह न्याय को खतरा है। तो ये मत समझिए कि उसी दिन हमको बोलना है जिस दिन जो है सो हमारे बात हमारे ऊपर आ जाए उसी दिन सब अन्याय हो रहा है। तो हम लोगों को तो समाज में न्याय बोध अगर हम पैदा कर सके, हमको ये समझ में आ सके कि अन्याय अगर कहीं भी हो रहा है तो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, वो समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है, अपने आप हमारा समाज ठीक हो जाएगा, अपने आप हमारे ऐसे लोग आगे बढ़ने लग जाएंगे। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर किसी तरह से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है किसी भी मुद्दे का बात करने का। करते रहिए मुद्दे का बात, और जब हमारे जैसा आदमी कह रहा है तो हमारा थोड़ा इतिहास खंगाल लीजिए। हम लाख प्रलोभन के बावजूद किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, यही मुद्दे का बात करते रह गए जिस मुद्दे का बात करने के लिए आप लोग कह रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे का बात का कोई समाधान नहीं है जब तक आप समाज में एकजुटता, भाईचारा और हमारे जो संस्थान है, लोकतंत्र है, उसको बचाने का, बनाने का बात नहीं कर सकते। ये सबसे जरूरी चीज है। तो हमको बहुत खुशी है कि आप लोग पहले तो बुलाए और सुने तो हो सकता है कि कुछ बात से आप वाकिफ ना भी रखते हो हमारी बात से, कुछ बात से रखते भी हो। हम बिल्कुल ईमानदारी से घर में जैसे बात करना चाहिए बिना लाग लपेट के, उस तरह से आप लोगों के समक्ष बात किए हैं। हम ये उम्मीद करेंगे बस कि ये जो एनेस्थीसिया लेके भर देश में घूम रहा है लोग, कि कोई पीड़ा, कोई दर्द हमको महसूस ही ना हो, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, किसी भी तरह का, वो इसलिए ना महसूस हो कि हमको लग रहा है कि नहीं हमको तो कोई अपना जात का वैभव बचाने में लगा है, कोई अपना धर्म का रक्षा नेता से करवा रहा है, छोड़ दिया है। वो अपने धर्म के जो है पंडित पुजारी को छोड़ के नेता कोई कह रहा है, वो राजनीतिक मंच से धार्मिक नारा लग रहा है, राजनीतिक मंच से सिर्फ जाति के बारे में भेदभाव फैलाने की बात हो रही है। इसका जब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे तब तक अच्छा बात करने का कोई फायदा नहीं। और हम शुरुआत ही यहीं से किए थे कि हम सबको अपनी जाति का जो बात रहे उसमें जातिवाद नहीं दिखता है। अपना जाति का जो रहता है ना मामला, अपना जात का डॉन जो है वो भी रॉबिन हुड लगता है, और दूसरे के जात का जो रहता है क्रिमिनल, वो हमको अपराधी लगता है कि नहीं लगता है? वो सोच के देख लीजिए, सबके दिमाग में एग्जाम्पल है। सब जात का बड़ा अपराधी है जो राजनीति भी कर रहा है, और सबको अपने जात का अपराधी जो राजनीति कर रहा है वो अच्छा लगता है, और दूसरे के जात का जो है वो लगता है कि ये तो जात के नाम पर कर रहा है। इससे हम लोग निकल पाएंगे जिस दिन, उस दिन सही मायने में जागृत हो पाएंगे। इससे नहीं निकल पा रहे हैं तो एक अलग तरह के जकड़न में है। जब तक उस जकड़न में रहेंगे तब तक इस भ्रम में रहेंगे कि मेरा आदमी आएगा तो सब ठीक कर देगा, तुम्हारा आदमी है तो खराब है, किसी का आदमी आएगा कुछ ठीक नहीं होने वाला है। हम लोग ठीक हो जाएंगे, सब चीज ठीक हो जाएगी। सुपौल का बात किया आप लोग, थोड़ा सा हम स्थानीय बात कर देते हैं, मौका मिला है तो। देखिए, हम किसी पार्टी में जब नहीं भी थे तो भी लगातार मुद्दे का बात ही कर रहे थे, और मुद्दे का बात जब कर रहे थे, जब पूरे बिहार का यात्रा किए 2022 में, हम चंपारण से शुरू, ये सब बहुत सारा यात्रा शुरू हुआ, बहुत पार्टी का बहुत लोग, सबसे पहले हमारा यात्रा हुआ था। चंपारण से शुरू हुआ और पटना में समापन हुआ था, और 38 जिले में सभा कार्यक्रम होते हुए हुआ था। उन कार्यक्रमों में के जरिए हमको समझ में आया कि 5 बड़ा मुद्दा है जो अभिशाप का रूप ले चुका है हम लोगों के, जिसको कर्ज कहते हैं। और ये अभिशाप से जब तक हम लोग मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक हम लोगों का कोई विकास नहीं हो सकता है, तब तक बेहतर भविष्य नहीं बन सकता है, तब तक हम लोगों का क्या
कह रहे थे, मिस कर लिया, आप जो बीच में बोले। जब तक हम लोग उन अभिशापों से मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक हमारे बाल बच्चे का भविष्य ढंग का नहीं बन सकता। वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहला अभिशाप जो हमको लगता है और जो बात हमको सबसे ज्यादा परेशान करता है अंदर से, वो है लगातार जो बच्चा सब में जो नशा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। शराबबंदी का बात हम नहीं कर रहे हैं, तो शराबबंदी के डिबेट में मत जाइए। 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे कभी पंचर बनाने वाला सोल्यूशन से, कभी कोरेक से, कभी सिरिंज से, कहीं किसी स्कूल के मैदान में चले जाइए, आजकल कहीं किसी गाछी में चले जाइए, कोई कोना होगा आपको समझ में आ जाएगा क्या हालत है। और ये जो नशा बच्चा सब में बढ़ रहा है, इसके कारण क्या क्या हो रहा है आप जरा सोचिए। जो छोटा मोटा जितना अपराध हो रहा है, मतलब 2 तरह का नशा है। एक तो है जो लोकल में अवेलेबल है अलग अलग ढंग से, कफ सिरप पी लिए तो ये कर लिए वो कर लिए। दूसरा है ड्रग्स, ऐसा ड्रग्स जो कोई लोकल लेवल पे बन नहीं रहा है। अगर वो ड्रग्स समझिए आपके गांव आ गया है तो कहीं किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किया, चाहे भारत नेपाल सीमा को पार किया हो, चाहे गुजरात में अडानी के बंदरगाह पे खूब पकड़ाता है ना, पकड़ाता है फिर कहां जाता है पता नहीं चलता है, कैसे खत्म हो जाता है, कौन पकड़ेगा अडानी को। वहां पकड़ाता है तो सब देश में ड्रग्स सब फैल रहा है। ऐसा नशा है जो 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम जो है सो 1000 2000 3000 रुपया में मिलता है। आप जरा सोचिए, ध्यान से सुनिएगा ये बात। 12 साल 14 साल का बच्चा जो है अगर 2000 रुपया में कोई ड्रग्स खरीद रहा है, 12-14 साल का बच्चा 2000 रुपया कहां से ला रहा है? सोचिए तो, कहां से ला रहा है, कैसे ला रहा होगा? चोरी ना करेगा? अरे बाप तो नहीं ना शौक से देगा कि जा बेटा फलना ड्रग्स ला लिया, नहीं ना होता है ऐसे। चोरी ना करेगा, कहां चोरी करेगा? सबसे पहले आप ही के घर में चोरी करेगा, बाहर थोड़े करेगा। शुरुआत तो घर से होगा। बहुत कठोर बात हम बोलने वाले हैं, कोई नहीं बोलता है खुले मन से, और कोई नहीं बोल, समाज में बात भी नहीं करेगा। और किसी को टोक दीजिएगा कि तोहर बच्चा देखा कहीं ध्यान दा, वो आप ही को टोकना बंद कर देगा 2 साल तक। ये नहीं सोचेगा कि हमारे भाई दोस्त छी, हमारे कहीं आगाह कर लगे जो हमारे बच्चा गड़बड़ा रहा है। आप उसको टोक दिए कि बच्चा पर कहीं ध्यान दियो, गड़बड़ा रहा है बच्चा, वो आपको भर जिंदगी नहीं टोकेगा। तो कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है, जा जकरा जो होय छे सो होय छे। उस चक्कर में अंदर खोखला होते जा रहा है हम लोग का पूरा जो जनरेशन खत्म हो रहा है। सबसे पहले घर में चोरी करेगा, कितना बार चोरी करेगा? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो किसी दिन पकड़ाएगा ना। अरे हम आप जिस तरह के परिवार से आते हैं, मान लीजिए 1000 2000 3000 रुपया गायब होते रहेगा अगर, तो कई बार गायब होगा, पकड़ लीजिएगा ना कभी। और जिस दिन पकड़ाएगा उसके बाद क्या होगा? तब तक तो उसको लत लग गया है नशा करने का, उसके बाद वो बाहर चोरी करेगा। बाहर क्या करेगा? बाहर छोटा गैंग बनाएगा नशेबाज का, और गैंग बना के फिर कहीं किसी पार्टी उती में कहीं खड़ा हो जाएगा, कहीं कोना में रोड किनारे, अंधेरा होने के बाद कि केकरो से मोटरसाइकिल छीन ले छिए, बटुआ छीन लबे केकरो। अब मोटरसाइकिल छीनना है तो फिर आसानी से तो होगा नहीं, कुछ हथियार भी चाहिए, तो छुरा भी रख लेंगे, कट्टा भी कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। तो पहले तो नशा करने के लिए अपराध कर रहा है ना। अब फिर जब नशा कर लेगा उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद सत्संग करेगा, उसके बाद भजन कीर्तन में जाके बैठ जाएगा नशा करने के बाद, उसके बाद और बड़का नशा करेगा, उसके बाद तो 30 मार कहां हो गया, उसके बाद तो जिससे तनातनी हुआ वो तुरंत कहेगा कि अब फायरिंग कर देते हैं, है कि नहीं है सच्चाई है? तो पहले तो नशा करने के लिए अपराध, उसके बाद नशा करने के बाद अपराध। हमको ये जानकारी है, सुपौल का बात आपको बता रहे हैं, जो पैथोलॉजिकल लैब सब होता है
ऐसा ऐसा बच्चा है जो जाके दिन ढलने के बाद खून देता है, खून के बदले पैसा लेता है और उस पैसे से नशा करता है। सुन रहे हैं? रोआ रोआ खड़ा भय जाए हमर जब जब हम बात कहे छी। सोचिए क्या भयावह स्थिति है, डरावना स्थिति है, लेकिन कोई चर्चा करने वाला नहीं है। इसमें नेता को क्या दोष दीजिएगा आप अपने कहां हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं, अपन गांव घर समाज में चर्चा करे छिए, अपने घर परिवार दिया बेटिया नगरी समाज में देश चर्चा करे छिए। केकरो हिम्मत हो छे दोसर के कह देके कि टोक देके कि नहीं गड़बड़ है। अब पता है कि कौन ये सब धंधा कर रहा है, कौन लाके बेच रहा है, सब जान रहा है, सबको सब चीज पता है और इस पे चादर उड़ाए हुए हैं बढ़िया से चुपचाप हम के छोड़िए। अब बहुत लोग हमारे आपके जैसे बहुत लोग को लगता है कि हमारे बच्चा थोड़े बिगड़ते हैं, ये भी दिमाग में रहता है बहुत लोग। ये सब भ्रम में मत रहिए, इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए कि आपका बच्चा नहीं बिगड़ेगा, तो सामाजिक गर्त में चला जाएगा, नावें डूब जाएगा, उसी नाव पे सवार है ना हम आप सब, तो आप कैसे बच जाइए। ये चीज है जो हमको बहुत परेशान करता है। इसको हमको अगर ठीक करना है तो हमको व्यापक स्तर पे जागरूकता पहले तो समाज में और उसके बाद जो जनप्रतिनिधि है, प्रशासन है, उस पर, ताकि उस तरह का दबाव बने और उस पर जो मीडिया के लोग हैं उस पर चर्चा करें, उस पर दिखाए, बोले, एक अलग किस्म का उस पर एक अलग चाहिए, तभी जाके हो। सिर्फ कानून बनाने से भी नहीं होगा। सरकार को कानून बना देगा उससे क्या हो जाएगा, नहीं कुछ होगा। ये है समस्या, ये है अभिशाप। ऐसा अभिशाप है कि समय रहते अगर आगाह नहीं हुए तो आज से 5 साल बाद सुधारना मुश्किल हो जाएगा। जितना लेट करते जाइएगा उतना स्थिति बेकार होता जाएगा। यही हालत है दूसरा अभिशाप सबका, बेरोजगारी का, शिक्षा स्वास्थ्य का, पलायन का, जमीन जाल का, झगड़ा का, हम लोगों के कोसी के क्षेत्र में बाढ़ का, है ना। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है, मेरा कम से कम व्यक्तिगत तौर पर। ये 5 अभिशाप है जिसके खिलाफ हमारा लड़ाई शुरू हुआ था। जब हम पार्टी में नहीं थे तो भी शुरू हुआ था, अब पार्टी में है तो भी जारी है। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें आप लोगों का साथ चाहिए और आप लोगों का साथ रहेगा तो अगर ये सब सामाजिक मुद्दा पे आप किसी पार्टी के नेता के आदमी का साथ देते हैं तो अपने आप वो उसका एक ज्यादा बड़ा असर पड़ेगा, उसी ढंग से समाधान निकलेगा। वो नहीं करेंगे अगर, तो इस तरह का कार्यक्रम हम सब करते रहते हैं, किसी न किसी नेता को बुलाते हैं, भाषण होता है, सम्मानित करते हैं, बढ़िया बढ़िया बात बोलता है, आप उसके तारीफ में बोलिएगा, वो आपके तारीफ में बोलेगा, आप भी खुश, हम भी खुश, हम भी अपना घर गए, आप भी अपना घर गए। क्या फायदा ऐसा ऐसा कार्यक्रम फिर करके। अगर इस कार्यक्रम से निकलते हुए, इस बातचीत से निकल के आपके दिमाग में 1-2 ऐसा चीज भी जाता है कि आज अनुपम जो बात बोला है इसको लेकर हम 10 आदमी से बात करेंगे, 5 आदमी से बात करेंगे, तब हम मानेंगे कि हम सफल हुआ। तब हमको लगेगा कि हम यहाँ आए तो कुछ काम किए। हमको आके खाली भाषण देके ताली बजवा के हमको संतुष्टि नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि सही में कुछ बदलाव आए। सही में कोई बदलाव अकेले किसी आदमी के बस का नहीं है। हम अपने स्तर पे कर रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ाते रहिए, अपने स्तर पे करते जाइए। करेंगे ना, साथ देंगे कि नहीं देंगे बताइए, हाथ उठा के बताइए, साथ देंगे कि नहीं देंगे। इसमें बस साथ दीजिए, बाकी सब अपने आप बड़ा से बड़ा बदलाव आएगा, बड़ा से बड़ा परिवर्तन आएगा। हम लोग इस देश को, अपने प्रदेश को सही रास्ते पे, विकास के रास्ते पे, भाईचारे के रास्ते पर ले जाएंगे। हमको कोई डाउट नहीं, आने वाले समय में हम लोग को कोई नहीं रोकने वाला है। आप सबका इसी तरह साथ रहेगा, हम लोग जरूर ये काम कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा देर बोल नहीं रखिए, ठीक बात था ना, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।